हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारा रेगिस्तान जो होता है टू टाइप का होता है। पहला होता है ठंडा मरुस्थल, दूसरा होता है गर्म मरुस्थल। तो इन सारी जो भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में है रेगिस्तान को लेके, इन सभी रेगिस्तान या इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ईजिली हर एक क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। तो दोस्तों चलिए, इस लालन टॉप वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनमें हमको सीखने लायक चीज़ें हैं। दोस्तों, अध्याय 5 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन होता है। हम सभी जानते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप सभी जानते हैं, इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान को ही हम लोग मरुस्थल कहते हैं। और ऐसे स्थानों में किसी भी जीव का जीवन बहुत कठिन होता है, आप समझ सकते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें, आधारभूत संरचना हमको मिलती है, वहाँ पे जीवन कठिन हो जाता है महाराज। तो फिर ये तो वहाँ पे जहाँ पे जल ही नहीं है, मवेशियों को चरने के लिए घास ही नहीं है, वहाँ पे जीवन किस तरीके का होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। लेकिन मनुष्य कहीं भी जीवित रह सकता है। अपने लिए जो अनुकूल वातावरण है, वो मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ पे इस वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से बना रहता है। आप देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो कष्टकारी तापमान में भी उसने जीना सीख लिया है। और ठंडे प्रदेशों में भी आप समझ सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पे माइनस समथिंग 30-40 के टेम्परेचर रहता है, माइनस में चला जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे मनुष्यों का जीवन संभव है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हमारी सेनाएं तो वहाँ रहती है। हमारी सेना है, कुछ वहाँ पे हैं जो वहाँ पे कुछ संभव हो सकता है, संभव कर लिया है मनुष्यों ने। तो दोस्तों, वही चीज़ें बताया जा रहा है कि अत्यधिक कष्टकारी तापमान, मतलब अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी मनुष्यों ने जीना सीख चुका है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। आपको जैसा मैंने बता दिया कि मरुस्थल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं ठंडे और एक होता है गर्म। तो वही चीज़ें बता रहा है कि कुछ स्थान इसमें आग की तरह गर्म और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडा है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। और यही क्या है, विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, बिल्कुल कम वर्षा, विरल वनस्पतियां एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडा या गर्म हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कभी भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ पे कृषि करने के लिए बस जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में अगर थोड़ा सा भी जल कहीं ना कहीं से मिल रहा है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना बसाव बना लेते हैं, अपनी बस्तियाँ बना लेते हैं, ताकि कृषि करने के लिए वो वाला क्षेत्र थोड़ा सा उनके लिए लाभदायक होता है। उनके लिए तो वही चीज़ें हो गया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। पानी तो है नहीं, लेकिन अगर पानी कहीं मिल जाता है तो वो कृषि करने के लिए वहाँ पे उसके आसपास बस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखा गया है बॉक्स में। रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियाँ होती है, इसी को कहते हैं रेगिस्तान। ये देखिए, ये रेगिस्तान है। आप देख सकते हैं रेगिस्तानों में जीवन बहुत इम्पॉसिबल होता है। वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, बहुत कम ही संभव है। लेकिन फिर भी मानव वैसे भी स्थिति में, वैसे परिस्थितियों में भी अपना जीवन संभव कर चुका है। गर्म रेगिस्तान में देखते हैं कि विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। अगर विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को क्यों बता रहा है, विश्व और अफ्रीका महाद्वीप जनरली क्यों बता रहा है? क्योंकि हम जानते हैं सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? 11 देशों में फैला हुआ यह मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये किस तरीके का मरुस्थल है? यह है गर्म मरुस्थल। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए।
चलिए मानचित्र में हम लोग देखते हैं और देखेंगे, पहले इस चीज़ को निपटा लें। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इन सब चीज़ों को आप याद करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं एनसीईआरटी में पता ही नहीं चलता। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और आपको हम बता दें कि यह 11 देशों में अब समझ लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हम इस सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे तीन देश इसमें शामिल हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और यह कितने देशों में? 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देश कौन कौन से हैं देख सकते हैं। देखिए, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। यह 11 देश ऐसे हैं जिनमें सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में जैसे ही हमारे दिमाग में बातें आती हैं, हम तुरंत समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में क्या होगा। रेगिस्तान में बालू का टीला होगा, रेगिस्तान में रेत फैले होंगे। इन सारी चीज़ों का जो दिमाग में हमारे फिगर है, चित्र है, वो तुरंत उभर जाता है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान, नगन चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे यहाँ की चट्टानें ऊंची हैं। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ये आज जो आप देख रहे हैं कि ये सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों में फैला हुआ, जिसका क्षेत्रफल 8.32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये एक समय ऐसा था जहाँ पे पूरी तरीके से हरियाली थी, वो हरा भरा एक विशाल मैदान था। लेकिन समय बदलते गया और वहाँ पे वर्षा की कमी हुई और जिसके कारण वहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण हो गया। गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन से इतने गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल गया। पहले ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आप अगर दिमाग में सोच रहे होंगे ये रेगिस्तान हमेशा से ऐसा ही पड़ा है, नहीं, ये आप गलत हैं। क्योंकि रेगिस्तान जो है वो हमेशा से, कोई भी रेगिस्तान हमेशा से वह रेगिस्तान नहीं है। वहाँ पे कभी न कभी एक विशाल मैदान रहा होगा, हरा भरा क्षेत्र रहा होगा, लेकिन बाद में जलवायु के परिवर्तन होने से ये स्थितियाँ वहाँ पे हो गई होंगी। देखिए, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप। और एक चीज़ और, इसमें बहुत सारी पॉइंट हैं आपको याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये पहले तो ऐसी महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं, ये अधिकांश क्वेश्चन आता है, कई हजारों बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ही नील नदी पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे ऊपर एटलस पर्वत की चोटी पाई जाती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक यहाँ पे ये 11 देश में, पहले देख लीजिए, ये 11 देशों में देखिए फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। उसके बाद इधर अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर भी अटलांटिक महासागर या सकार का जो है वो इधर अटलांटिक महासागर है। इधर देखेंगे एशिया महाद्वीप है, इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन सारी चीज़ आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में मतलब दर्ज किया गया था। कितना?
57.7 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं 57 डिग्री 7, मतलब हमारा जब गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो हम लोगों का तापमान 40 डिग्री के लगभग पहुंचता है। और 40 डिग्री में ऐसा लगता है हम लोग झुलस जाएंगे, एकदम जल जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। इतनी गर्म तेज हवाएं चलती हैं, इतनी धूप, मतलब इतना ऐसा लगता है धूप कि हमारा जो शरीर है बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम इस गर्मी में हम जल जाएंगे। लेकिन समझ लीजिए कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड जिस मतलब इतने तापमान में लोग वहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं आप परिकल्पना करिए। जलवायु की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है और सूखा है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पे वर्षा ऋतु अल्पकाल मतलब बहुत कुछ समय के लिए, हल्का फुल्का बारिश कभी कभार हो जाता है, हफ्ते में, महीनों में 1-2 बार हो जाता है, होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म, दिन जो होता है अविश्वसनीय रूप से यह बहुत गर्म होता है दिन। और दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस एवं ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म, इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। समझ लीजिए जो भी कुछ है सब कुछ गर्म हो जाता है। अत्यधिक ठंडी होती है, पर रात होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिन तो गर्म होता है, लेकिन रात भी ठंडी होती है। ऐसा नहीं है, जितना ही गर्म रात होती है और उतना ही देखिए अत्यधिक ठंडी होती है। रात के समय अत्यधिक ठंडी भी होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कभी कभार माइनस में भी पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब यहाँ पे वनस्पतियाँ किस टाइप की होती हैं और यहाँ पे जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सहारा के रेगिस्तान में या रेगिस्तानी क्षेत्र में वैसी ही वनस्पतियाँ, वहाँ पे वनस्पतियों का जीवन संभव है जो बहुत कम पानी में उग सकती हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। बहुत सारे खजूर के पेड़ रहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे हरियाली टाइप के दिखते हैं। ये सारी चीज़ें वहीं बताने की कोशिश यहाँ किया जा रहा है। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। समझ सकते हैं ऊँट जो है रेगिस्तान का ऊँट, रेगिस्तान ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां यहाँ पे निवास करती है। ये देखिए रेगिस्तान, ये देखिए जहाँ पे खजूर का पेड़ दिख रहा है आपको, ये थोड़ी हरियाली दिख रही है, वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा था। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ये जीवाश्म हो सकते हैं। भाई यहाँ पे अगर कंकाल मिल रहा है तो हमारे अनुसार ये है कि कभी न कभी वहाँ पे जीवन संभव था। और यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे हरा भरा मैदान था। ये हमेशा से ऐसा ये रेगिस्तान नहीं है, वहाँ पे कभी न कभी हरा मैदान था, खेती होती थी, हर चीज़ें होती थी। तो वहीं ये क्या है, उसका संकेत ही तो है। मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, इसके मतलब हो सकता है कि यहाँ पे समुंदर रहा होगा। इस बहुत बड़ा मतलब ये समुंदर का ही भाग रहा होगा, क्योंकि मछलियों के मिलने का क्या कारण है? वहाँ पे वर्षा रही होगी, वहाँ पे पानी रही होगी। मछलियाँ तो ज़मीन पे तो पाई नहीं जाती है, मछलियाँ तो पानी में ही पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कभी न कभी पानी का स्रोत कहीं न कहीं से रहा होगा, जिसमें मछलियाँ वगैरह सारी जलीय जीव पाए जाते रहे होंगे। समय बदला, जलवायु बदली और बाद में ये स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई। लोगों का कैसा जीवन है ये देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, इनमें देखिए कुछ जातियों के नाम आएगा, कुछ जनजाति है उनका नाम आप लोग नोट करते चलिए, और वो जनजाति के नाम भी हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, इनमें बेदुइन एवं तुआरेन भी शामिल है। बेदुइन और तुआरेन ये जाति ही है, यह क्या है, आदिवासी जातियाँ ही हैं, शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़,
ऊँट एवं घोड़े जैसे बकरी, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ी प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होती है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। मतलब धूल उनके शरीर में न आए, उनके आँख में, उनके कान में, उनके मुंह में धूल जो रेत उड़ रही है वो उनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, लंबे कपड़े और भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम के भी भंडार शामिल हैं। समझ सकते हैं आप कि ऐसे जगह पे भी इन सब चीज़ों के भंडार वहाँ पे हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवनों तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग भी बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। समझ सकते हैं आप कि वहाँ पे जो किसी भी चीज़ को ढोने का, सामान उठाने का जो व्यापार है, वहाँ पे गाड़ियों के बदले वहाँ पे लोग ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। आज पहले तो क्या था, पहले तो हम जानते हैं कि वहाँ पे ऊँटों को हवाई जहाज़ कहा जाता था, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता था। लेकिन आज के समय में वहाँ पे स्थितियाँ बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटनों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तुआरेंग जो जनजाति है वो विदेशी पर्यटक वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें मार्गदर्शन का काम कौन करते हैं, तुआरेंग जनजाति कर रही है, मार्गदर्शन काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। समझ सकते हैं आप, वहां पे परिवर्तन कहीं न कहीं किसी माध्यम से वहां पे हो रहा है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब रेत रहेगी और रेत को पवन क्या करेगी, उड़ा ले जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्त बनेगा। जहाँ गर्त से भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ एवं अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पे मैं स्टार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठंडा रेगिस्तान क्या होता है? लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, मतलब पर्वतीय दर्रा वाला देश ही लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है। ठंडा रेगिस्तान क्या होता है? जैसे ठंडा रेगिस्तान का उदाहरण यहाँ पे दे दिया है लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। आप समझ सकते हैं जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत चोटियाँ हैं। जो ट्रांस हिमालय है, आपको मैं बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, कलेजा, इसको याद कर लीजिए। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। लद्दाख हिमालय में ही कौन सा खड़ी ढाल वाली चोटी है? वो है राकापोसी। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप एक पॉइंट के माध्यम से इसको समझते चलिए।
तो वही बता रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ है और बीच में लद्दाख है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे सिंधु नदी। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखंड मतलब गार्ज। गार्ज क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए गार्ज जैसे क्या होता है, भी आकार की घाटियाँ होती हैं। धीरे धीरे ये नदियाँ क्या करती है, काटती जाती है और ये क्या होता है, काटती जाती हैं और ये एक समय आता है कि ये इस तरीके की हो जाती है, एकदम आई आकार की घाटियाँ बना लेती हैं और इसी को क्या कहते हैं, गार्ज। और यह गार्ज बहुत बड़ा हो जाता है तो ग्रैंड कैनियल कहते हैं। जैसे ग्रैंड कैनियल, कैनियल कहाँ है, ग्रैंड कैनियल वो यूएसए में है, कोलोराडो नदी के तट पे है। नदी प्रमुख नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रैंगी हिमानी का मतलब क्या है, ग्लेशियर। ये अनेक लद्दाख में हिमानियाँ पाई जाती हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर, कारगिल में लद्दाख की ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। हम जानते हैं कि ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर है वो घटता जाता है। वहीं अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ ढका रहता है, बारहों महीने शीतल एवं शुष्क होता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात के तापमान शून्य मतलब -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ पड़ने लगता है और बर्फ की मोटी मोटी चादर से ढका जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम। आप देख सकते हैं ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये लद्दाख वाला क्षेत्र देखिए, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। इधर वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इधर क्या कहते हैं, LAC। इधर क्या है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LAC पे चाइना का कब्जा है और POK पे पाकिस्तान कब्जा है। बाकी यहाँ पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारे इंडिया का है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारे इंडिया का है। और ये लद्दाख जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लद्दाख हिमालय जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में है काराकोरम और दक्षिण में क्या है, जास्कर है। लद्दाख में सिंधु नदी बहती है, इंडस नदी देखिए, श्योक नदी, ये सारी नदियाँ लद्दाख में बहती हैं। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडा एकदम मरुस्थल है। क्या है, ठंडा मरुस्थल है या रेगिस्तान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह क्षेत्र जो है वो तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात एवं तुषार उघात का ग्रसित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक रोग होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ पे पैर पे आपके छाया है और आपके शरीर पे धूप आ रही है तो आप एक साथ क्या कर सकते हैं, मतलब आपको आपके जितने शरीर पे धूप लग रही है इतना गर्मी का अनुभव होगा कि पूछिए मत। और वहीं अगर जहाँ छाया है वहाँ पे ठंडी का अनुभव होगा। उससे क्या होगा, उसी की बात कर रहा है, तो उससे उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ये एक रोग है, इस रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब दिन के समय में भी तापमान बहुत कम होता है, सूर्य की रोशनी बहुत कम लगती है या ऊंचाई पे जाने पर लगती है, लेकिन वहाँ पे हवाओं का जो दबाव है वो बहुत पतला होता जाता है और वहाँ पे माइनस में भी रात में क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करें अगर हम तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत
एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि लद्दाख हिमालय के घाटी में कौन से उपवन देखने को मिलता है, तो आप लोग ये चीज़ें याद करते चलिए, सरपत और पॉपुलर के उपवन देखने को मिल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब और खुबानी और अखरोट ये मुख्य वहाँ के फल हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेमन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी मतलब दूसरे देश से उड़कर मौसम में आते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने में किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, मतलब हिंदुओं की संख्या वहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं और या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस मठ, थिक्से मठ, से एवं लामा यूरू मठ। ये कुछ प्रमुख मठ हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद करते चलिए। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों को अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को क्या करता है? जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के नाम बता सकते हैं? जोजिला, बुर्जिला, कराकोरम दर्रा, ये सारी चीज़ें आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मनाली लेह राजमार्ग पर दर्रों से गुजरता रोहतांगला, देखिए रोहतांगला का ही नया नाम क्या हो गया है? अटल सुरंग। ये चीज़ें आप करंट की चीज़ों को भी पढ़ते चलिए। अटल सुरंग, यह अभी हाल ही में इसको पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया गया है। बाड़ालाचाला, लुनगालाचाला एवं टंगला, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ये देखिए बौद्ध मठ, थिक्से मठ की संरचना यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ों की लकड़ी से बनाया जाता है। देखिए ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ों को आप पढ़ते चलिए। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एवं विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। इसका अर्थ है हिम भूमि। खा पा चान, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख की भाषा में इसका नाम क्या है? खा पा चान भी कहते हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के मुख्य पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण यह आवश्यकतानुसार एवं
मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने प्रकृति के प्रतिकूल नहीं, प्रकृति के अनुकूल अपना काम सब कुछ कर रहे हैं। हमें हम इन लोगों को मतलब दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ पर्यावरण को अपने लिए ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बारालाचा यहाँ पे सुरंग को दिखाया जा रहा है, दर्रे को दिखाया जा रहा है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग रेगिस्तान के बारे में जाने कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान के एग्जाम्पल को हम लोग देखे, सहारा रेगिस्तान जो 11 देशों में फैला हुआ है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि हमारे भारत का क्षेत्रफल है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े बहुत अच्छी तरीके से, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश किए। लद्दाख के बारे में हम लोग जाना, और ये अफ्रीका महाद्वीप के जो ये है मैप है, इसको भी हम लोग समझे। इसमें से 3 रेखाएं जाती हैं और 11 देशों में फैला यह महामरुस्थल, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर वीडियो में कहीं से कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में बहुत कुछ सुधार कर सकूं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।